हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर एम्प्लॉयमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी इस चैप्टर का आज हो जाएगा पर्दाफाश, इसका आज हो जाएगा पेपर लीक। सिर्फ और सिर्फ एक दो और चैप्टर्स हमारे बचे हैं, पूरा सिलेबस का फिर पेपर हो जाएगा लीक। पूरे 300 नंबर की तैयारी यहाँ पर 30 दिन की सीरीज में हमने आपको करवा दी है। यही सेम टू सेम सीरीज चाहे तो तुम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना, बिकॉज एक बार में बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें नहीं याद हुए होंगे। लेकिन इस सीरीज को गलती से भी इग्नोर मत करना, क्योंकि आई कैन गारंटी यू इस अकेली सीरीज में से मोस्टली सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएंगे, क्योंकि एग्जैक्टली पिछले 5 सालों के पेपर हैं, तो अगले 5 सालों में भी तो यही डालेगा। सीबीएसई नहीं चेंज करता है हर साल। तो ये वो रामबाण इलाज है जो तुम्हारे पूरे 100 आउट ऑफ 100 लाएगा अकाउंट्स, इको और बिजनेस में। डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाके देख सकते हो। डिटेल लेक्चर्स भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। नोट्स चाहिए टेलीग्राम पे जाओ। और ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चाहिए, पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक है, व्हाट्सएप चैनल पे जाओ। एंड डेली डोज ऑफ मोटिवेशन एंड फन एंड क्रिएटिविटी चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर हमें फॉलो करना। शुरू करते हैं आज के हमारे लेक्चर को। हमारे चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इनफॉर्मलाइजेशन। इनके बारे में इस चैप्टर में बात करी जाती है। तो अब सबसे पहली चीज तो ना, एक बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से एंड इंडिया चाइना पाकिस्तान वाले चैप्टर में से, कि मैम इनमें ना बहुत लंबा लंबा डाटा है, इतने सारे टेबल्स हैं, डू वी हैव टू लर्न दोस डाटा सेट्स? तो जी नहीं, इट इज अ बिग बिग नो। आपको कुछ भी डाटा याद नहीं करना है, ठीक है। मैं पहले ये चीज क्लियर कर देती हूँ, कोई भी डाटा याद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डेटा है कि हमारे पास मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, रूरल कितना है, अर्बन कितना है, तो इन चीजों का आपको डेटा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक बार टेबल को जरूर देख लेना, एक दो बार टेबल को देख लेना। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ पर मेल्स ज्यादा है, कहाँ फीमेल ज्यादा है, कहाँ रूरल ज्यादा है, कहाँ अर्बन ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर आपको पता है रूरल में ज्यादा होगा, इंडस्ट्री आपको पता है अर्बन में ज्यादा होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट आपको पता है मेल्स में ज्यादा होगी, फीमेल्स में नहीं होगी, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए एंड उस आइडिया के बेसिस पे रीजन होना चाहिए। उस आइडिया के बेसिस पे रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो है अबाउट विमेन। कि विमेन का पार्टिसिपेशन कम क्यों है, विमेन को एजुकेशन क्यों नहीं मिली, विमेन रूरल एरिया में कम क्यों है या ज्यादा क्यों है, अर्बन एरिया में ऐसा क्यों है। विमेन रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। अब इसमें डेटा नहीं लिखना, इसमें रीजन लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, ऐसा क्यों है। तो उसके लिए बस मैं आपको पुराण सुनाती रहती हूँ अपनी वीडियोस में कि भैया इसका ये रीजन है, इसका ये रीजन है। तुम उसको सुनते रहो, तुम उसको दिमाग में भरते रहो कि अच्छा हमारे देश में ऐसा होता है, अच्छा हमारे देश में ऐसा होता है, और फिर उसको जाके लिखाना। तो रीजन पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, डेटा नहीं पता होना चाहिए। सेम इंडिया चाइना पाकिस्तान का, रीजन पता होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, डेटा जरूरी नहीं है। डेटा को एक बार नजर मार लेना, अंदाजा होना चाहिए कि रूरल कहाँ पे ज्यादा है, अर्बन कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। दूसरी चीज इस चैप्टर में है कुछ एक डेफिनेशंस। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय क्या होता है, लेबरर कौन होता है, वर्कर कौन होता है, वर्कफोर्स क्या होती है, 4-5 डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन एक बार जरूर याद कर लेना, वो उसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह आते हैं। जैसे कि पहले एमसीक्यू देखते हैं, वो भी इसी बारे में है कि हायर्ड वर्कर कौन है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयर कौन है, ठीक है ना। तो वो कुछ एक डेफिनेशन है, 5-7 4-5 है। मेरी वीडियो देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें से कर लेना, ठीक है। हायर्ड वर्कर्स मे बी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। कहते हैं कि जो हायर्ड वर्कर्स होते हैं वो रेगुलर सैलरीड भी हो सकते हैं, कैजुअल भी हो सकते हैं। सबसे पहली चीज तो हायर्ड का क्या मतलब है। हायर्ड का मतलब होता है कि आप किसी के अंडर जाके जॉब कर रहे हो, ठीक है। आप अपना खुद से काम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जॉब कर रहे हो। अगर आप अपना खुद का काम कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। लेकिन अगर काम कर रहे हो तो या तो खुद से करोगे या किसी के अंडर नौकरी करोगे। अगर खुद से करोगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर किसी के अंडर नौकरी करोगे तो जॉब। अब हायर्ड दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं रेगुलर और एक हो सकते हैं कैजुअल। कैजुअल कौन लोग होते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, है ना। तो दिहाड़ी मजदूर का कैसा होता है ना, कि एक दिन काम किया, उस दिन का पैसा मिला, अगले दिन काम नहीं किया, पैसा नहीं मिला। उनका कोई ऐसा नहीं होता कि पेड लीव्स हैं, है ना। उनका कोई पेंशन नहीं होता, ग्रेचुटी फंड ये सब नहीं होता। उनका कोई ऐसे नहीं होता कि दिवाली की छुट्टी मिली है पर हाँ पेड लीव है, कि महीने में 30 दिन का पैसा मिलेगा, 30 दिन में से 5 दिन की छुट्टी है, उसका भी पैसा मिलेगा, नहीं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का ऐसा होता है कि पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, उसमें फिक्स छुट्टियां मिलेंगी, कुछ पर्क्स मिलेंगे, अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा और पेंशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। रेगुलर सैलरीड का वो होता है, कैजुअल का वो सब नहीं होता। कैजुअल इज दिहाड़ी मजदूर, रेगुलर इज कोई भी ऑफिस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, ठीक है।
तो जो हायर्ड वर्कर्स हैं, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो रेगुलर सैलरीड भी हो सकते हैं, वो कैजुअल भी हो सकते हैं, ये बात सच है। जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इन इंडिया। भाई तुम मुझे बताओ, रेगुलर सैलरीड मैंने तुम्हें कौन बोले? जो ऑफिस वाले हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो ऑफिस वाले होते हैं। अब क्या ऑफिसेज होते हैं रूरल एरिया में? अब क्या ऑफिसेज होते हैं रूरल एरिया में? ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना, कितने कितने मंजिल की बिल्डिंग्स होती हैं, एमएनसीज होती है रूरल एरिया में? नहीं होती। तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज जो ऑफिस में जॉब करते हैं, वो अर्बन एरिया में होते हैं, रूरल एरिया में नहीं होते। रूरल एरिया में ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर में आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो रूरल एरिया में हायर्ड कम होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा होते हैं। अर्बन एरिया में हायर्ड ज्यादा होते हैं, उसमें भी रेगुलर सैलरीड बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो पहली ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। इन द शॉर्ट टर्म, अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब्स। इट इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट, अच्छा सॉरी, इट इज शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब्स। कहते हैं कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में जाते हो, जैसे आजकल हो रहा है कि एआई आ रहा है, एआई की वजह से पुराने लोगों को निकाला जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि तुम एआई चलाना सीखो, अपस्किल करो, फिर नौकरी मिलेगी। तो एआई की वजह से कई लोग जो है ना, कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड है, फिर वो एआई चलाना सीख लेंगे तो दोबारा नौकरी मिल जाएगी। ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शनल। ठीक है। जब तुम एक नौकरी छोड़ के किसी दूसरी नौकरी पे जाते हो, पर उस बीच 1 2 4 महीना आपको अनएम्प्लॉयड रहना पड़ सकता है, उसको बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड क्या होती है? कि जहां पे 5 लोगों की जरूरत है, वहां पे 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, पर एक्स्ट्रा 5 लोग कुछ भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हमें दिखता तो है कि है एम्प्लॉयड, पर एक्चुअल में नहीं होते, क्योंकि 5 लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहे होते। ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में होती है, कि जब सीजन है तो तुम्हें काम कर रहे हो एग्रीकल्चर में, बीज बो रहे हो, फसल उगा रहे हो, पर जब सीजन नहीं होता 5 6 महीने, तो फार्मर्स वेले होते हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज सिंपली अनएम्प्लॉयमेंट। तुम काम ढूंढ रहे हो, काम करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने को तैयार हो, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो उसको बोला जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चले आगे। Explain the reason behind less number of regular salaried employees in rural areas as compared to the urban areas. अब एज आई सेड, आपको नंबर नहीं पूछा है, आपको रीजन पूछा है कि रूरल एरिया में ऐसा क्यों है, अर्बन एरिया में ऐसा क्यों है। तो ये चीज तो वैसे भी मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की है कि रूरल एरिया में ऑफिसेज है ही नहीं, रूरल एरिया में एमएनसीज ही नहीं है, रूरल एरिया में वो चीजें है ही नहीं, वो टेक्नोलॉजी, वो डेवलपमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सड़कें, वो ऑफिसेज, वो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स, वो सब नहीं है रूरल एरिया में। तो वहां पर एमएनसीज आके अपने ऑफिस नहीं खोलेंगी, तो इसलिए वहां पर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज नहीं है। अर्बन एरिया में है ये सारा कुछ। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए है, क्योंकि जो ऑफिस में जा रहा है शाम को घूमने भी जाएगा, वो निकलेगा है ना बाहर, तो वो सब चीजें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, तो वो सब कुछ अर्बन एरिया में है। इसलिए एमएनसीज वहां आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वहां जाके अपने ऑफिस खोलती हैं, तो वहीं पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं। रूरल एरिया में ज्यादातर लोग अनस्किल्ड होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, पैसा कम होता है एंड लैंड बहुत होता है, तो वो लोग एग्रीकल्चर कर रहे होते हैं, तो वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है। तो इंडिया में रूरल एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज कम है, अर्बन एरिया में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोग फार्मिंग या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में ही होते हैं। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, उसमें स्किल्स चाहिए होती है, क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, जो रूरल एरिया के लोगों को नहीं मिल पाती हैं, विच इज वाई जो रूरल एरिया के लोग हैं वो जॉब नहीं करते, वो एग्रीकल्चर में ही रह जाते हैं। ठीक है। अगला, एज पर द एनएसएसओ, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन। अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन यहाँ आपको बताई है एज पर दी एनएसएसओ। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु ओइंग टू लैक ऑफ वर्क आर नॉट वर्किंग बट आर सीकिंग वर्क। कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर ना लोग काम ना होने की वजह से काम नहीं कर रहे, पर लोग काम ढूंढ रहे हैं, लोग काम ढूंढ रहे हैं, लगातार काम ढूंढ रहे हैं, वो चाहते हैं, वो अपनी विलिंगनेस दिखाते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हम काम करने के लिए अवेलेबल हैं, और एग्जिस्टिंग जो वर्क कंडीशंस है, एग्जिस्टिंग जो वेज रेट है, हम उस पर काम करने को तैयार भी हैं, बस आप हमें काम दे दो। और फिर भी जब काम ना मिले, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बोला गया है। ये बात एकदम सच है, एकदम ट्रू है, कि जब तुम काम करना चाहते हो
तुम काम करना चाहते हो, तुम वेले हो, अवेलेबल हो काम करने के लिए, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी काम करने को तैयार हो, कोई ड्रामा नहीं है, नखरे नहीं है तुम्हारे, फिर भी तुम्हें काम नहीं मिल रहा, तुम काम ढूंढ भी रहे हो, फिर भी काम नहीं मिल रहा, तो तुम्हें अनएम्प्लॉयड बोला जाएगा। अब तुम बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तुम तो काम ढूंढ ही नहीं रहे, तो तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, पर जो ढूंढ रहा है फिर भी नहीं मिल रहा, वो अनएम्प्लॉयड है। ये बात सही है, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ मैसिव प्रॉब्लम इन अ हाईली पॉपुलेटेड, हाँ ये बात भी बिल्कुल सच है। इंडिया में डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि भैया पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में है, और ज्यादातर डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में ही होती है, तो ये बात भी सच है। तो दोनों ही बातें सच हैं। WPR is an indicator used for analyzing the employment situation in a nation. ट्रू और फॉल्स, ये बात बिल्कुल सच है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का क्या मतलब होता है, नाम से समझ आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। वर्कर कौन होता है, एनीवन हु इज वर्किंग, कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो हायर्ड वर्कर है, चाहे वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है, चाहे वो कैजुअली सैलरीड एम्प्लॉय है, एवरीवन हु इज वर्किंग इज अ वर्कर, ठीक है। यूजुअली बोला जाता है दिन में जो इंसान 2 घंटे भी काम कर रहा है, ठीक है, वो एम्प्लॉयड कहलाता है, ठीक है। डजेंट मैटर कहाँ काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, अगर काम कर रहे हो तो तुम वर्कर हो। टोटल पॉपुलेशन से हम उसको डिवाइड करते हैं, मतलब मान लो अगर मेरे देश की टोटल पॉपुलेशन है 150 करोड़, ठीक है, और उसमें से 50 करोड़ लोग काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/3, यानी कि 33% लोग जो है हमारे देश में काम कर रहे हैं। इंडिया की भी जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो अराउंड अराउंड 33% है। इंडिया की जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो अराउंड अराउंड 33% है, यानी कि हमारे देश के ऑलमोस्ट 1/3 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, और जो बचे हुए 2/3 लोग हैं वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ये बचे हुए कौन है, हाउसवाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, अनएजुकेटेड अनस्किल्ड लोग हो सकते हैं, जो बचे हुए 1/3 लोगों के ऊपर निर्भर हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो बहुत क्लियरली बताता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन किसी भी देश की, और वो मैंने तुम्हें समझा दिया है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है। 33% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं। अगेन मुझे भी एग्जैक्ट नंबर मैं भी याद नहीं करती हूँ, पर अप्रॉक्स मुझे पता है कि अप्रोक्सीमेटली 33%, 1/3 लोग हमारे देश में काम करते हैं, और इससे मुझे ये पता चलता है कि बचे हुए 2/3 लोग जो हैं वो इन पे डिपेंडेंट है, जो कि अच्छी बात नहीं है। सिर्फ 1/3 लोग, 1/3 लोग इतने लोगों को काम इतने लोगों का काम नहीं कर सकते, इतने लोगों को नहीं संभाल सकते, विच इज वाई काफी गरीबी है हमारे देश में। पर वर्कर पॉपुलेशन रेशो जो है ओवरऑल ये बहुत अच्छे से बताती है सिचुएशन। इसका फॉर्मूला ये है, वर्कर कौन है, एनीवन हु इज वर्किंग, उसमें ये बताओ टोटल पॉपुलेशन, उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इससे पता चलता है कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने अनएम्प्लॉयड है, वो सब पता चलता है, ठीक है। आगे, इलैबोरेट द नीड टू प्रमोट विमेन एजुकेशन इन इंडिया। अब ये अगेन मैंने तुम्हें बोला था विमेन का क्वेश्चन बहुत जरूरी आएगा। विमेन एजुकेशन को क्यों प्रमोट करना चाहिए, कहाँ करूं भाई, ये चलो इधर साइड में कर देती हूँ। विमेन एजुकेशन को क्यों प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज विमेन ऑलमोस्ट, पहली चीज तो ऑलमोस्ट 40-50%, 45-50% है हमारे देश की, मतलब ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन हमारे देश की जो है वो विमेन है, ठीक है। ऑलमोस्ट 45-50% के बीच में रहती है हमारी विमेन पॉपुलेशन, ठीक है। तो अगर तुम विमेन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, मतलब तुम अपने देश के आधी जनता को इग्नोर कर रहे हो, अपनी देश की आधी जनता, जो कि मतलब सोचो कितनी ज्यादा है, अगर 150 करोड़ 145 करोड़ है हमारे देश में, ऑलमोस्ट 70 करोड़ विमेन हो गई, तो तुम ऑलमोस्ट 70 करोड़ विमेन को जो है इग्नोर कर रहे हो, विच इज सच अ बिग थिंग। वो गलत है, तुम्हें नहीं कर सकते हो तुम वो इग्नोर, ठीक है। दूसरी चीज, विमेन जो है वो फैमिली बनाती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चों का ध्यान रखती है, घर का ध्यान रखती है। अगर विमेन पढ़ी लिखी होगी, अगर विमेन स्किल्ड होगी, तो वो वही पढ़ा लिखा अपना पूरा पर्सनालिटी अपने बच्चे के अंदर डालेगी। तो अगर तुम चाहते हो कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग सही से हो, अगर तुम चाहते हो कि जो बच्चे हैं देश में, जो फ्यूचर है देश का, अगर वो अच्छे बने, तो उसके लिए यू शुड स्टार्ट एजुकेटिंग द वुमेन। हमारे देश में पॉपुलेशन वैसे भी बहुत ज्यादा हो रही है, तो वी हैव टू ऑल्सो स्टॉप कि बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि है ना एक एक घर में 5-5 बच्चे बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमें वो भी नहीं चाहिए। तो वी ऑल्सो हैव टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू एजुकेट वुमेन कि ठीक है कम बच्चे ही हमें चाहिए, हमें ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ानी है। फैमिली प्लानिंग, अगेन फैमिली प्लानिंग विमेन ही अच्छे से कर सकती है। अगर विमेन पढ़ेगी लिखेगी, बाहर जाएगी, जॉब करेगी, तो ऑफ कोर्स वो भी कुछ ना कुछ इनकम कमाएगी, और वो भी जीडीपी में कुछ ना कुछ हिस्सा डालेगी।
मतलब देखो, मैं जो भी ये तुम्हें बता रही हूँ, ठीक है? ये तुम्हें कैसे लिखना है, तुम्हें मैंने इतने सारे पॉइंट बता दिए, इन सभी पॉइंट्स को एक-एक करके एक-एक पॉइंट बना के लिखाओ। जैसे कि 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले तुम इंट्रो दो कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द वुमेन एजुकेशन इन इंडिया फॉर वेरियस रीजंस। रीजंस आर एज लिस्टेड बिलो। रीजन नंबर 1 कि वो हमारे देश की ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, एंड इग्नोरिंग द वुमेन एजुकेशन मीन्स इग्नोरिंग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा गलत होगा, जो कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा गलत होगा, सोशल ग्रोथ के लिए, हर चीज के लिए बहुत गलत होगा। दूसरी नंबर पे, विमेन जो है फैमिली प्लानिंग में पार्टिसिपेट करती है, एंड अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना है, बिकॉज इंडिया ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो उसके लिए विमेन एजुकेट करो। तीसरी चीज, विमेन जो है बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, उनका ध्यान देती है, उनके इनिशियल 10-15 साल मदर ही उनके साथ रहती है ज्यादातर, तो अगर विमेन एजुकेटेड होगी तो बच्चे भी एजुकेटेड बनेंगे। चौथी चीज, विमेन भी अगर पढ़ेगी लिखेगी नौकरी करेगी तो वो भी जीडीपी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करेगी। अगेन कुछ और तुम सोशल चीजें भी लिख सकते हो कि विमेन की सेफ्टी उससे इंप्रूव होगी अगर विमेन पढ़ी लिखी होगी, है ना? सोशली भी वो चीज अच्छी है, तो वो भी तुम डाल सकते हो, ठीक है? चलो, ये मैंने 4-5 पॉइंट तुम्हें बना दिए, एक एक पॉइंट बना के लिख कर आना। आगे चलते हैं। मैचिंग करनी है हमें। सीमेंट शॉप ओनर है, शॉप का ओनर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, और सिविल इंजीनियर है। तो अगर तुम ओनर हो तो तुम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो कैजुअल है, इंजीनियर हो तो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय हो, ठीक है? अनीता एक रेगुलर वर्कर है एक प्राइवेट फर्म में जिसमें 12 हायर्ड वर्कर्स हैं। अगर 10 से ज्यादा, मोर देन 10 वर्कर्स, हायर्ड वर्कर्स किसी भी फर्म में होंगे तो उसको फॉर्मल बोला जाएगा, वरना उसको इनफॉर्मल बोला जाएगा। अगर मोर देन 10 हायर्ड वर्कर्स किसी भी कंपनी में हैं तो उसको फॉर्मल सेक्टर बोला जाएगा। अगर लेस देन 10 है तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोला जाएगा। अब क्योंकि इसके वाले में 12 हैं हायर्ड वर्कर्स, तो ये फॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है, ठीक है? और वैलिड रीजन क्या है? नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट्स इट। 10 और मोर वर्कर्स तो फिर फॉर्मल सेक्टर, अदरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर। इसका 12 है तो फॉर्मल सेक्टर। स्टेट टू सोर्सेज ऑफ डेटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो एनएसएसओ है, स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? मतलब ऐसे करके एक दो आप है, वो भी हो सकता है, अपना सेंसस ऑफ इंडिया भी हो सकता है, क्योंकि जब पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा होता है तो एम्प्लॉयमेंट का भी होता है। सेंसस है, एनएसएसओ है, ठीक है? दो सोर्सेज आप कोई भी बता सकते हो। इलेबोरेट द नीड टू विमेन एजुकेशन हमने कर लिया, ठीक है? द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पीपल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरिया इज मोर देन दैट इन अर्बन एरिया। रूरल एरिया में ज्यादा लोग काम करते हैं, अर्बन एरिया में कम लोग काम करते हैं। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में पर पर्सन जो वेजेस होती हैं, रूरल एरिया में पर पर्सन जो वेजेस होते हैं वो बहुत कम होती हैं। अर्बन एरिया में होती है सैलरी जो कि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए रूरल एरिया में क्या होता है कि एक अकेले बंदे की इनकम से जो है घर नहीं चल सकता है, विच इज वाई वुमेन को भी जो है रूरल एरिया में चाहे कोई छोटा मोटा ही काम करना पड़े, चाहे घर की साफ सफाई का, दूसरों के घर पे जाके साफ सफाई का काम करना पड़े, दूसरों के घर पे जाके खाना बनाना हो, या फिर अपने फार्म पे ही काम करना हो, या कुछ भी और हो, सिलाई बुनाई का काम हो, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम हो, कैंडल्स बनाने का, हैंडीक्राफ्ट्स का काम हो, तो विमेन को भी साथ में काम करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि एक अकेले बंदे की इनकम से घर नहीं चल सकता, एक अकेले बंदे की इनकम इतनी होती ही नहीं है कि वो पूरी फैमिली को सस्टेन कर सके। पर अर्बन एरिया में क्या होता है, कंपैरेटिवली सैलरीज ज्यादा होती हैं, तो अर्बन एरिया में जो अकेला मेन है सिर्फ उसकी सैलरी से भी काम चल जाता है, विच इज वाई जो वुमेन है वो हाउसवाइफ भी बनी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए जो रूरल एरिया है वो उनका पार्टिसिपेशन रेट हमें ज्यादा लगता है रूरल एरिया में। दूसरी चीज रूरल एरिया में है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में होती है बहुत ही ज्यादा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें पता ही है कि छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो हमें दिखता है कि रूरल एरिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पर अ लॉट ऑफ टाइम रूरल एरिया में वो झूठ होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जिसकी वजह से एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का नंबर बहुत बार सामने नहीं आ पाता। एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट का नंबर इन्फ्लेटेड दिखता है रूरल एरिया में, ठीक है? या फिर ये भी लिख सकते हो कि रूरल एरिया में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, पर वो भी काउंट नहीं करी जाती, बहुत बार वो भी सामने नहीं आ पाती, उस वजह से भी नंबर इन्फ्लेटेड लगता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है? डैश आर द पीपल हु ऑपरेट इन देयर ओन फार्म्स, जो अपने खुद के बिजनेस में काम कर रहे हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है?
गिवन चार्ट, कोई चार्ट होगा जिसमें जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ रेट की बात करी होगी। इट इंडिकेट्स अ प्रॉब्लम ऑफ डैश इन द इकोनॉमी पोस्ट 1990। 1990 के बाद हमारे देश में क्या हो रहा था। अब हमारे पास चार्ट नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे हैं, बिकॉज फोटो हम नहीं लगा सकते इसमें, ठीक है, बट आंसर देख लेते हैं। आंसर है हमारी जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। सो बेसिकली जॉबलेस ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि 1990 के बाद हमारी जीडीपी तो बढ़ रही थी, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही थी, पर हमारी एम्प्लॉयमेंट उस रेट से नहीं बढ़ रही थी। मतलब चार्ट कुछ इस तरीके का होगा कि 1990 के बाद जीडीपी तो ऐसे ऐसे जा रही होगी, ऊपर 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 जा रही होगी, पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो इतना नहीं बढ़ रही होगी। एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट इस तरीके से कुछ समथिंग लाइक दिस होगा चार्ट, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जो है इतनी नहीं बढ़ रही होगी या फिर ऐसा ऐसा नीचे जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो जीडीपी है वो क्यों बढ़ रही है ज्यादा? सर्विस सेक्टर की वजह से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ रही है, एआई की वजह से बढ़ रही है, मशीनरी की वजह से बढ़ रही है, क्योंकि मशीनें काम कर रही हैं, मशीनें काम कर करके सामान बना रही हैं, लेकिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो जब तुम्हारी प्रोडक्शन मशीनों की वजह से हो, लेबर की वजह से ना हो, तो जीडीपी तो बढ़ेगी पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। इसी को जॉबलेस ग्रोथ बोला गया कि ग्रोथ तो हो रही है पर जॉब की नहीं, सिर्फ जीडीपी की ग्रो हो रही है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। चलो, इन द रिसेंट टाइम वेरियस स्कीम्स एंड पॉलिसीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन वाइटल इनिशिएटिव टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सरकार ने बहुत सारी स्कीमें लाई हैं जिसकी वजह से सरकार जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है। एमजी नरेगा हम सबको पता है, सरकार ने अब तो नाम बदल दिया उसका भी, बहुत लंबा सारा नाम रख दिया, पर तुम एमजी नरेगा ही लिख देना। तो एमजी नरेगा है, जनधन योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है। एमजी नरेगा है, तो गवर्नमेंट ऐसे करके अलग अलग योजनाएं लाती रहती है, अलग अलग स्कीम्स लाती रहती है, जिसके अंदर सरकार बोलती है कि तुम्हें 100 दिन का काम दिलाएंगे, नहीं दिलाया तो हम तुम्हें पैसे देंगे अगर काम नहीं मिला, है ना। तो गवर्नमेंट वो करती रहती है, ठीक है। सो एक बार रीड कर लो। सिंस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एक तो गवर्नमेंट आपको नौकरी देती है। अच्छा, गवर्नमेंट दो तरीके से नौकरी दे सकती है आपको। क्या? या तो गवर्नमेंट सीधा जो है सरकारी कंपनी के अंदर आपको नौकरी दे देगी, या सरकार बोलेगी कि हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको नौकरी लगवा के देंगे, ठीक है। सो गवर्नमेंट के खुद के जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आपको डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है। उसके अलावा जब सरकार के एंटरप्राइजेस अच्छे चलते हैं, तो जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है जिनको सरकार से रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो प्राइवेट एंटरप्राइज भी अच्छे चलने लगते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट एंटरप्राइज में भी नौकरियां शुरू हो जाती हैं, वहां पर भी अच्छी प्रोडक्शन होती है, वहां पर भी एम्प्लॉयमेंट होती है। तो गवर्नमेंट या तो सीधा सीधा आपको अपनी सरकारी कंपनी में नौकरी दे दे, या सरकार जो है प्राइवेट सेक्टर को भी इंप्रूव करे और प्राइवेट सेक्टर में भी तुम्हें नौकरी दिलाए। दो तरीके से नौकरी दिला सकती है, ठीक है। आगे, सपोज एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग अ सिचुएशन ऑफ, जीडीपी तो बढ़ रही है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, ठीक है। इन एन इकोनॉमिक पैरेलेंस सच अ सिचुएशन इज टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। वही जॉबलेस ग्रोथ है, ठीक है, कि जीडीपी तो बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का, जो कि काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे नाम में, चैप्टर के नाम में ही आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसका क्या मतलब है? सो देखो, जैसा मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिस कंपनी में 10 वर्कर्स या उससे कम वर्कर्स हैं, तो तुम इनफॉर्मल सेक्टर में हो। अगर तुम्हारी कंपनी में 10 या उससे ज्यादा वर्कर हैं तो तुम फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है। इफ लेस देन 10 तो इनफॉर्मल सेक्टर, इफ 10 और मोर वर्कर्स हैं तो फॉर्मल सेक्टर, ठीक है, जिस भी कंपनी में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा स्मॉल बिजनेस है, मतलब जो भी तुम अपने घर के पास मार्केट होगी, मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, उन दुकानों पे कितने वर्कर होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, दैट्स इट। किराने की दुकानें हैं अपने घर के आसपास, 2-4 दुकान, 2-4 एम्प्लॉइज होते हैं हर दुकान पे, उससे ज्यादा नहीं होते। या तो फैमिली मेंबर ही बैठे होते हैं, 2 भाई है तो दोनों चला रहे हैं दुकान, उनकी वाइफ भी बैठी है, मम्मी बैठी है, या फिर उन्होंने 2-3 वर्कर रखे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा। मतलब अगर कोई बहुत बड़ी दुकान भी है उसके पास भी 5-6-7 वर्कर होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। तो जितनी भी मार्केट में तुम दुकानें देखते हो, ऑलमोस्ट सारी दुकानें इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, फॉर्मल सेक्टर नहीं है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम देखें, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता ही जा रहा है, फॉर्मल सेक्टर गिरता ही जा रहा है। मोस्टली हर कोई आज की डेट में अपना छोटा छोटा बिजनेस खोल रहा है, स्मॉल बिजनेस खोल रहा है। तो जो तो खुद ही अपनी छोटी सी दुकान खोल रहा है, एक तो वो भी फॉर्मल सेक्टर से बाहर हो गया, वो अपनी छोटी दुकान पे रखेगा भी 2-4 लोग, तो वो 2-4 लोग भी फॉर्मल सेक्टर से बाहर हो गए, वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आ गए। तो हमारे देश में इनफॉर्मलाइजेशन हो रही है, इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ता जा रहा है, फॉर्मल सेक्टर कम हो रहा है। मतलब
कहीं न कहीं एक अच्छी चीज़ ये भी है कि ज़्यादा लोग आजकल अपने खुद के स्टार्टअप करने लग गए हैं, अपने खुद के बिज़नेस करने लग गए हैं। अच्छा, आप जितने भी लोगों को यूट्यूब पे देखते हो, अ लॉट ऑफ देम, नॉट मतलब टॉप के 5, 10, 15, 20 यूट्यूबर छोड़ दो। उसके अलावा जितने भी छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है? इवन 1-2 मिलियन वाले भी जो यूट्यूबर्स होंगे, उनकी टीम छोटी ही होती है, 2-4 लोगों की ही टीम होती है। एडिटर रख लिया, है ना? कोई कैमरामैन रख लिया, दैट्स इट। कोई 10 लोगों की टीम नहीं होती है। सो मोस्ट ऑफ द लोग जो है 2, 4, 5 लोगों वाली बिज़नेस में ही आजकल काम कर रहे होते हैं, ठीक है? इसको इन्फॉर्मलाइज़ेशन बोला गया। इन्फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ वर्कफोर्स हैज़ इंक्रीज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग जॉब सिक्योरिटी अमंग द यूथ। देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लोअर अर्निंग एंड लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। अच्छा, अब इन्फॉर्मलाइज़ेशन में कुछ एक प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसे मैंने बोला कि भैया एक यूट्यूबर है, अगर कल को उसका दिल नहीं किया, वो अपना यूट्यूब चैनल बंद कर सकता है। उसका यूट्यूब चैनल अगर बंद हो गया, तो वो जो 2-4 लोगों को रखा था, उनकी भी नौकरी गई। तो इन्फॉर्मल सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, पेंशन वगैरह नहीं होती, कोई पेड लीव्स वगैरह नहीं होती ज़्यादा, ठीक है? आपको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, तुम्हें अच्छी पेमेंट भी नहीं मिलती, कम ही पेमेंट तुम्हें मिलती है, तो इन्फॉर्मल सेक्टर में कुछ एक प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़ी कंपनी में फॉर्मल सेक्टर में काम करोगे, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है? तो इन्फॉर्मलाइज़ेशन तो हमारे देश में है। अगला, इंडियन लेबर मार्केट इंडिकेटर्स हैव इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 6 years एज पर द डेटा। कहते हैं कि भैया हमारे देश में जो लेबर मार्केट है वो इम्प्रूव हो रही है। टू जनरेट एंड सस्टेन एम्प्लॉयमेंट, एग्रो प्रोसेसिंग और केयर इकोनॉमी आर टू प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स। कहते हैं कि हमारे देश में जो है ओवर कुछ टाइम शायद लेबर इंडस्ट्री इंप्रूव हो रही है, स्पेशली अगर हम देखें एग्रीकल्चर वगैरह में तो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ऐसा इसमें बोला गया है, ठीक है? State any one significance of rising youth and female participation in Indian workforce। कहते हैं अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए यूथ की और विमेन की, तो उससे क्या होगा? उससे जीडीपी बढ़ेगी, उस पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, फिर हम बोलेंगे अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका क्या कहता था, फिर हम वो बोलेंगे, है ना? बट वो सब अनपढ़ अनपढ़ लोग ही वो सब करते हैं। अमेरिका क्या कहता था, तू क्या है, आज तू क्या है, ये वो, है ना? वो एक्चुअल में वो चीज़ें सारी झूठ होती हैं। एक्चुअल में देश का उतना अच्छा हाल नहीं हो रहा है जितना दिखाया जाता है। वो जो झूठे वादे किए जाते हैं, जितना उसमें दिखाया जाता है, एक्चुअल में देश उतना इम्प्रूव नहीं हो रहा। बट ठीक है, स्टिल कहीं न कहीं तो इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत तो आ रही है, पर जो एक्चुअल नंबर दिखाई जाते हैं, उसके कंपैरेटिवली बहुत कम इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? एक्चुअल में जितना भी डेटा होता है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, जीडीपी रिलेटेड, मोस्टली सारा का सारा डेटा झूठा होता है। मज़ाक नहीं कर रही हूँ। बड़ी से बड़ी सरकारी डेटाज़ झूठे होते हैं। सिर्फ़ लोगों को एक अच्छे नंबर्स दिखाए जाते हैं ताकि सरकार को वोट मिल सके, ठीक है? बट एनीवेज़, अगर ये नंबर सच्चे हों तो क्या होगा? हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, हमारा देश एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा, ज़्यादा नौकरियाँ, ज़्यादा पैसा, खुशहाल जीवन, बेटर लाइफ़स्टाइल, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कुछ भी लिख सकते हो। एनीवन बोला है, मैंने तो 10-15 5-6 बता दिए, 10-15 तो नहीं, है ना? मैंने तो 5-6 बता दिए, आप कोई भी लिख सकते हो। आइडेंटिफाई एनी 2 सेक्टर्स व्हिच मे बी हाइलाइटेड एज़ प्रॉमिसिंग फॉर जनरेटिंग इक्वालिटी। 2 यहाँ पे बताए हुए हैं, कहाँ बताए थे? एग्रो प्रोसेसिंग और केयर इकोनॉमी, 2 इन्होंने खुद ही बता रखे हैं, मतलब ये केस स्टडी वाला है। तो अगर केस स्टडी वाला होगा, केस स्टडी में खुद ही बता रखा होगा सब कुछ, ठीक है? तो ये बता रखे हैं। मीनिंग ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो हमने बता ही दी, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, आप चाहो तो एक बार रीड आउट कर सकते हो सारा, ठीक है? ये दोनों चीज़ें मैंने एज़ इट इज़ केस स्टडी में से लिखी है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार बोला है, अगर इकोनॉमिक्स की केस स्टडी आती है, आराम से आपको 3-4 नंबर का सामान जो है केस स्टडी में से ही मिल जाएगा। जैसे कि ये जो है एज़ इट इज़ आपको केस स्टडी में से ही लिखना है, ठीक है? और यहाँ पर हमने पूरी केस स्टडी नहीं लिखी है, हमने थोड़ी-सी ही लिखी है। तुम्हें मोस्टली सारे आंसर्स केस स्टडी में से ही मिल जाएँगे, ठीक है? अगला, सपोज़ एन इमेजिनरी इकोनॉमी इज़ एक्सपीरियंसिंग, ये तो वही जॉबलेस वाली बात ही है, तुम देख सकते हो जॉबलेस ग्रोथ के ही क्वेश्चन है। अब बस क्वेश्चन रिपीट होने लग जाएगा। इनफॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी हैज़ शोन सैटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस टुवर्ड्स फॉर्मलाइजेशन, नहीं, टुवर्ड्स इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है? तो ये इनफॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है। बस अब वीडियो खत्म करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। आप देख सकते हो रिपीट ही होने वाले हैं। ये वही सेम केस स्टडी रिपीट हो रही है दूसरे सेट में, ठीक है? अगला देखिए तो एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। हाँ, सही बात है। अगर एम्प्लॉयमेंट लोगे तो तुम अपने
घर परिवार के लिए रोटी कपड़ा मकान लाइवलीहुड अर्न कर सकते हो। अ वर्कर इज द वन हु कंट्रीब्यूट्स टू द जीडीपी बाय रेंडरिंग द प्रोडक्टिव सर्विस। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करे अपनी प्रोडक्टिव सर्विस देकर, उसको वर्कर बोला जाएगा। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सत्य वचन है। इट इज नेसेसरी टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर। कहते हैं फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम करो, इनफॉर्मल में नहीं। सही बात है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में पैसा भी ज्यादा, सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी, तुम्हें एक ग्रुप ऑफ पीपल भी मिलेगा, तुम्हें अच्छा वर्किंग कंडीशन भी मिलेगा, पेड लीव्स भी मिलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाए, तुम्हें एक लेबर यूनियन भी बना करके मिलेगा। सरकार भी फॉर्मल सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा काम करती रहती है, इनफॉर्मल सेक्टर में सरकार भी इतना ध्यान नहीं दे पाती है। तो बहुत सारे पर्क्स तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में जो है ट्रेड यूनियन बनते हैं, ट्रेड यूनियन अपनी बातें मनवा सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि पेंशन मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ये सब नहीं होता, उनको कई बार रेगुलर इनकम भी नहीं मिलती। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन भी होती है, इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं होती। इनफॉर्मल सेक्टर में कई बार वर्कर को बिना पैसे दिए ही निकाल दिया जाता है। फॉर्मल सेक्टर में हर चीज का रिटर्न प्रोसीजर होता है। तो फॉर्मल सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं वो बेटर पोजीशन में होते हैं एज कंपेयर टू इनफॉर्मल सेक्टर। देयरफॉर हमें फॉर्मल सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा है। आई विल हाईली हाईली सजेस्ट एक इंट्रो लिखो, 3-4 पॉइंट अपने आप से बनाओ और कंक्लूजन दो। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो गए, हायर पे हो गया, गवर्नमेंट सपोर्ट हो गया, लेबर यूनियन बनाना हो गया और जॉब सिक्योरिटी हो गया। ऐसे करके 5-6 पॉइंट बनाओ और फिर आंसर लिखो, हेडिंग लिखो, हेडिंग्स में पॉइंट्स को एक्सप्लेन करो, ऐसे आंसर लिखो। ठीक है, अगला देखिए तो बजट में हमें क्या दिख रहा है कि हमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइज पे फोकस करना है। तो एमएसएमई के रोल के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है। एमएसएमई क्या होती है? एमएसएमई होती है हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज। अगेन एमएसएमई में जो है ज्यादातर सारे इनफॉर्मल सेक्टर के ही बिजनेस आएंगे। ठीक है, तो एमएसएमई जो है एक की इंजन है इंडिया की जर्नी में। अच्छा, एमएसएमई में हमारे आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल बिजनेस, जो कि इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। जो कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। फर्स्ट कौन है? एग्रीकल्चर। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर कौन है? स्मॉल स्केल बिजनेसेस। ठीक है, तो वो इंडिया में काफी अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट देते हैं, अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं, तो हमें एमएसएमई पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, इनकरेक्ट फीचर ऑफ द फॉर्मल सेक्टर। इनकरेक्ट क्या है? फॉर्मल में जॉब सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट होते हैं, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं और रेगुलर पेमेंट होती है। तो इरेगुलर नहीं, रेगुलर पेमेंट होती है। ठीक है, अंडर डैश अनएम्प्लॉयमेंट द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अगर वर्कर की प्रोडक्टिविटी 0 है तो उसको क्या हम बोलेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, है ना? इसकी भी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन, सपोज द परसेंटेज ऑफ कैजुअल वर्कर्स राइजेस। अगर कैजुअल वर्कर्स की परसेंटेज राइज करेगी तो उसको कैजुअलाइजेशन बोलेंगे, उसको कैजुअलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलेंगे। ठीक है, कंपेयर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर तुम्हें टेबल दे दिया गया है, टेबल की मदद से तुम्हें खुद ही कंपेयर करके बताना है। तुम्हें दिख रहा है कि मेल वर्कर्स प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में कितने हैं, फीमेल वर्कर्स किसमें कितने हैं। तुम्हें एक बहुत क्लियर चीज दिख रही है कि फीमेल वर्कर्स जो है प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर होता है रूरल एरिया में, एंड रूरल एरिया में मैंने क्या बोला था, एक बंदे की इनकम घर नहीं चलता, एक बंदे की इनकम से घर नहीं चलता। ठीक है ना? एंड रूरल एरिया में थोड़ा वो भी होता है कि अपने ही घर के खेत में काम करना है, विमेन को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो थोड़ा लोग वो भी कहते हैं कि ठीक है कर सकते हो काम। अर्बन एरिया में बाहर जाना होता है तो कई बार विमेन को नहीं जाने देते हैं, तो इसलिए भी विमेन काम नहीं कर सकती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ओवरऑल प्राइमरी सेक्टर में ही है, क्योंकि इंडिया आज भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। इंडिया में ज्यादातर लोग रूरल एरिया में रहते हैं, ज्यादातर लोग फार्मिंग में हैं, ज्यादातर लोग गरीब हैं, तो इसलिए एग्रीकल्चर ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे टर्शरी सेक्टर ज्यादा है। टर्शरी सेक्टर है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें हमारा आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग हुआ है 1991 के एलपीजी के बाद। ठीक है, आउटसोर्सिंग करते हैं हम अपनी सर्विसेज की। ठीक है, या दैट्स इट, हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो काफी बेटर हो रहा है। अच्छा, एक और चीज इसमें विमेन के बारे में बोली गई है कि विमेन जो है ज्यादा यहाँ पे काम कर रही है रूरल एरिया में एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है सारी चीजें। ठीक है ना? कि जो गिवन टेबल है ये बताता है
कि इंडियन वर्कफोर्स में जो मेल और फीमेल है दोनों ही प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। अच्छा, जब भी एनालिसिस का क्वेश्चन आए ना तो प्लीज मेक श्योर करना कि जो भी टेबल है, टेबल में जो भी नंबर्स लिखे हैं एटलीस्ट उसको लिखकर तो आ ही जाना। एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कोई बात नहीं, एटलीस्ट नंबर्स को ही कोट करके आ जाना कि अर्बन एरिया में इतना है, रूरल एरिया में इतना है, प्राइमरी में इतना है, मेल एंड फीमेल, सेकेंडरी में इतना है, मतलब अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना। इफ यू सी यहाँ पे टेबल के नंबर्स को ही अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ, एंड फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। दैट्स इट। मतलब अगर एनालिसिस का क्वेश्चन आता है तो वो तो इजीएस्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें तुम्हें डाटा दे रखा है, तुम्हें बस चेप के आना है। ठीक है, चलो आगे अपना आएगा कल अगला चैप्टर। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर हम करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और क्वेश्चन चाहिए तो फिर हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, बहुत सारी और सीरीज हमारे पास आने वाली है। पूरा पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से ले लो, खुद से एक एक क्वेश्चन को रीड करो, प्रैक्टिस करो, याद करो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय।